तो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका एक बार। तो हम लोग पिछले क्लास में बेसिक देख रहे थे और हम लोगों ने रेडिएशन प्रेशर और एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंसिडेंट ऑन अ प्लेट, ये सब देख लिए थे। उसी से मिलता जुलता, उसी को रिलेट करता हुआ अभी हमारे पास एक सवाल है। सवाल कुछ ऐसा है कि कैलकुलेट फोर्स ऑन अ प्लेट एंड रेडिएशन प्रेशर इफ एब्जॉर्प्टिविटी बता रखा है 0.2, जहां पे प्लेट का एरिया ए है और वो फ्लैट प्लेट है। मतलब अगर आप सवाल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कोई इस तरह का एक प्लेट है। अच्छा, एक सवाल में एक बात छोड़ दिया है, ये इंटेंसिटी आई है, ये लिख लीजिएगा, इंटेंसिटी आई है और जो लाइट आ रहे हैं वो परपेंडिकुलर है। ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम भी सवाल का ही पार्ट है। तो कुछ ऐसा है, इसका एरिया ए है, इंटेंसिटी आई और इसका फ्रीक्वेंसी न्यू या एफ, जो भी कह लीजिए। हम न्यू भी लिखते हैं और हम एफ भी लिखते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, दोनों सिंबल है। अभी हमसे जानना चाह रहा है कि ये जो इंटेंसिटी, मतलब लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है, मतलब फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, फोटॉन्स का इंसिडेंट है मतलब मोमेंटम लेकर आ रहा होगा। इनमें से कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो गया तो डेफिनेटली मोमेंटम का चेंज है। बचा हुआ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी किया है। हम जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट प्लस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट या फिर एब्जॉर्प्टिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी ये 1 के बराबर होता है। ये 0.2 दे दिया गया तो इसका मतलब R ये तो 0.8 रहा। मतलब अगर हमारे पास 10 फोटॉन इंसिडेंट होते हैं तो उसमें 2 फोटॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, 8 फोटॉन रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इतना कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास और अभी हमसे वो निकालने को कह रहा है कि बताइए कि इस वजह से इस प्लेट पे कितना फोर्स लगा है। तो देखिए, अब हम सॉल्व करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व कीजिए। आप सवाल लिख लिए होंगे तो सवाल को तो मिटा देते हैं। यहां ये दे रखा है a बराबर 0.2। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि टोटल इस फ्लैट सरफेस पे कितने फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं, और ये तो सीधे फॉर्मूला से आ जाएगा जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। नंबर ऑफ फोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इन 1 सेकेंड। अगर इसको n कह लिया जाए तो n बराबर, फॉर्मूला आपके पास पिछले लेक्चर को आप देख सकते हैं, वो इंटेंसिटी इंटू परपेंडिकुलर एरिया, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय h इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 फोटॉन। अगर यहां पे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा सरफेस इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर ही है। मतलब यहाँ पे a परपेंडिकुलर, ये तो सीधे सीधे a के बराबर है, तो इसको आप लिख लीजिए IA डिवाइडेड बाई h न्यू। मतलब 1 सेकेंड में इस प्लेट पे इतने फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं। कुछ फोटॉन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कुछ फोटॉन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो बात है कि कितने फोटॉन एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अगर एब्जॉर्प्टिविटी 0.2 है तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 फोटॉन ही इंसिडेंट होता तो 0.2 हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता, 0.8 हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता। अगर 100 फोटॉन गिर रहे होते तो 20 फोटॉन एब्जॉर्ब हो जाता, 80 फोटॉन रिफ्लेक्ट हो जाता। तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड इन 1 सेकेंड, क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल, इतने फोटॉन गिरे हैं, इतना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो जा रहा है, मतलब a इंटू n। तो अगर n का वैल्यू 100 होता तो 100 गुने 0.2 मतलब 20 फोटॉन एब्जॉर्ब हो गए होते।
अगर 10 होता है इनका वैल्यू तो 10 गुने 0.2 2 फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता। तो कुल मिला के 1 सेकेंड में इतना फोटोन एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड इन 1 सेकेंड। तो अब ये n इंटू आर हमसे पूछ रहा था फोर्स, ये फोर्स लग क्यों रहा होगा? तो फोर्स तो मोमेंटम, अगर फोर्स है इसका सीधा मतलब मोमेंटम का बदलाव हुआ होगा। मतलब अगर फोटोन को देखा जाए तो इधर से एक फोटोन आ रहा है, h बाई लेमडा मोमेंटम को लेकर, ये जस्ट बिफोर कॉलिजन की बात है, और फिर कॉलिजन हो जाता है, और कॉलिजन होने के बाद ये फोटोन एब्जॉर्ब हो गया। मतलब इनिशियल मोमेंटम किसी भी एक फोटोन का h बाई लेमडा है, और फाइनली चूंकि वो एब्जॉर्ब भी हो गया, तब तो कुछ फाइनल मोमेंटम बचा ही नहीं। आई होप आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ दिख रहा है। मतलब ये एब्जॉर्ब्ड वाले के लिए है, फॉर एब्जॉर्ब्ड फोटोन। जो फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है उसकी कहानी कुछ ऐसी है, गिरने के पहले उसका मोमेंटम h बाई लेमडा था, और गिरने के बाद चूंकि वो एब्जॉर्ब हो गया इसलिए उसका मोमेंटम 0 हो गया। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक फोटोन का मोमेंटम चेंज कितना लिखा जाएगा? चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस, अगर नीचे वाले डायरेक्शन को माइनस मान लिया जाए तो माइनस h बाई लेमडा है, मतलब h अपॉन लेमडा। इतना मोमेंटम चेंज 1 फोटोन का, ये ध्यान रखिएगा। और वो फोटोन जो एब्जॉर्ब हुआ है उसका मोमेंटम चेंज इतना है। अब बताइए ऐसे ऐसे टोटल कितने फोटोन एब्जॉर्ब हो गए? तो n इंटू ए। तो इतने फोटोन की वजह से कितना मोमेंटम चेंज होगा 1 सेकेंड में? अब ये निकाल लेते हैं। तो टोटल मोमेंटम चेंज मतलब टोटल डेल्टा पी इन 1 सेकेंड ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड फोटोन। 1 सेकेंड में जितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए हैं उनकी वजह से मोमेंटम चेंज, और 1 सेकेंड में जो मोमेंटम बदलता है उसी को हम फोर्स कहते हैं। तो ये फोर्स एब्जॉर्ब्ड फोटोन की वजह से आने वाला फोर्स है, तो इसीलिए इसको हम एफ ए लिख रहे हैं। नहीं दिख रहा है ये, तो इसको इधर लिख देते हैं। तो इसी को हम लिखते हैं एफ ए। क्योंकि अगर फोर्स का आप डेफिनेशन देखेंगे तो फोर्स ये होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी को 1 सेकेंड कर दिया जाए तो वैसे केस में फोर्स सीधे सीधे डेल्टा पी के बराबर हो जाएगा। आप यहां देखिए टाइम को 1 सेकेंड कर दिया गया है, तो ऐसे केस में जो मोमेंटम चेंज है मैग्नीट्यूड में वही फोर्स के भी बराबर होगा। और चूंकि ये एब्जॉर्ब फोटोन है इसलिए इसको हम एफ ए लिख रहे हैं। तो एफ ए बराबर कितना? टोटल 1 सेकेंड में एन इंटू ए, इतने फोटोन गिरे हैं। एक फोटोन का मोमेंटम चेंज h बाई लेमडा है। इसका मतलब एब्जॉर्ब फोटोन की वजह से प्लेट पे इतना फोर्स आ रहा होगा। अभी n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। हमारे पास है आई ए डिवाइडेड बाई एच न्यू, आई ए डिवाइडेड बाई एच न्यू इंटू एच डिवाइडेड बाई लेमडा। ये लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, ये आ रहा है आई ए डिवाइडेड बाई लेमडा न्यू। लेमडा न्यू ये तो सी के बराबर होता है, तो लेमडा इंटू न्यू इसको तो आप सी लिख दीजिए। तो कुल मिला के इसको हम यहाँ पे सी लिख दे रहे हैं, तो आई ए डिवाइडेड बाई सी। तो ये अपने प्लेट पे आने वाला फोर्स है उन फोटोन की वजह से जो कि एब्जॉर्ब हो गया। अब कुछ फोटोन रिफ्लेक्ट भी हुए हैं। तो अब सोचिए, यहां तक आप लिख चुके होंगे। एक डायग्राम यहां बना लेते हैं। फॉर रिफ्लेक्टेड फोटोन, फॉर रिफ्लेक्टेड फोटोन
अगर इनकी बात करी जाए तो सोचिए जो फोटोन इस के ऊपर आ रहा होगा उसका नीचे की तरफ मोमेंटम h बाई लेमडा रहा होगा। एक फोटोन की बात कर रहे हैं, ये कहानी है जस्ट बिफोर कॉलिजन की। टक्कर हो जाने के बाद, मतलब जस्ट आफ्टर कॉलिजन की बात करूं तो ये फोटोन ऊपर उड़ गया होगा और अब इसका मोमेंटम, चूंकि इलास्टिक कॉलिजन होते हैं इसलिए वेवलेंथ में कोई बदलाव नहीं होगा, h बाई लेमडा केवल डायरेक्शन बदल चुका है ऊपर की तरफ। तो क्या मोमेंटम में बदलाव हुआ? मैग्नीट्यूड में तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन डायरेक्शन में बदलाव है। इस वजह से मोमेंटम में बदलाव होगा, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और एक वेक्टर को बदलने के लिए तीन तरीके होते हैं। या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए जो कि नहीं है यहां पे, या तो डायरेक्शन बदल जाए जो कि है यहां पे, मतलब मोमेंटम बदल गया, और तीसरा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल जाए, मतलब मोमेंटम का बदलाव हुआ। तो पहले तो आप ये बताइए ना कि एक फोटोन के मोमेंटम में कितना बदलाव हुआ। तो अब हम यहां आ जाते हैं, तो टोटल दिख रहा होगा आप लोगों को, टोटल चेंज इन मोमेंटम, सॉरी, डेल्टा पी ऑफ वन फोटोन, कौन सा? जो कि रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल की अगर मैं बात करूं तो फाइनल वाला ऊपर को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो नीचे वाले को माइनस लेंगे, तो ऊपर वाला h बाई लेमडा माइनस इनिशियल, ये तो माइनस h बाई लेमडा लिखा जाएगा, मतलब 2h बाई लेमडा। सोचिए, जो एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ था उसके मोमेंटम में बदलाव h बाई लेमडा था, लेकिन जो एक फोटोन रिफ्लेक्ट हुआ है उसके मोमेंटम में बदलाव 2h बाई लेमडा है। तो ये अंतर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये अंतर क्यों है। टक्कर वाला का फाइनल मोमेंटम था ही नहीं, मतलब एब्जॉर्प्शन वाले का, और जो रिफ्लेक्ट हो गया उसका फाइनल मोमेंटम h बाई लेमडा रह गया ऊपर की तरफ, इस वजह से चेंज इन मोमेंटम 2h बाई लेमडा। अब जब मोमेंटम का बदलाव है और एक सेकेंड में इतने फोटोन गिर रहे हैं, तो इनकी वजह से एक सेकेंड में जो मोमेंटम का बदलाव होगा वही फोर्स के बराबर होगा ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन। दोबारा सुनना, क्योंकि एक फोटोन जो रिफ्लेक्ट हुआ है उसके मोमेंटम में बदलाव है और ऐसे ऐसे एक सेकेंड में इतने फोटोन गिर रहे हैं, तो इसका मतलब एक सेकेंड में इस प्लेट के ऊपर गिरने वाले फोटोन की वजह से nr इंटू 2h बाई लेमडा इतना मोमेंटम का बदलाव होगा, और इसी मोमेंटम के बदलाव को हम फोर्स कहेंगे, क्योंकि ये एक सेकेंड में बदलने वाला मोमेंटम है। मतलब अभी इसको मैं मिटा दूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो अब फिर से टोटल मोमेंटम इन 1 सेकेंड ड्यू टू, या फिर ऐसे लिखिए, फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन, कहने का मतलब टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन। अब टोटल n इंटू r, इतने फोटोन एक सेकेंड में इंसिडेंट हुए हैं, रिफ्लेक्ट हुए हैं, और एक फोटोन जो रिफ्लेक्ट हुआ उसकी वजह से 2h बाई लेमडा मोमेंटम का बदलाव। तो ओवरऑल इतना मोमेंटम का बदलाव एक सेकेंड में रिफ्लेक्टेड फोटोन के कारण, मतलब रिफ्लेक्टेड वाला फोर्स इतना। इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, I a डिवाइडेड बाई h न्यू इंटू 2h डिवाइडेड बाई लेमडा। तो ये 2I a, ये तो c के बराबर, h कैंसिल हो गया, ये r कहाँ गया? ये r भी है यहाँ पे, यहाँ पे ये a बचा हुआ है, स्मॉल a, ये गलती से छूट गया, ध्यान दीजिएगा। तो प्लेट पे इतना फोर्स एब्जॉर्ब फोटोन की वजह से आ रहा है, और उसी प्लेट पे इतना फोर्स रिफ्लेक्टेड फोटोन की वजह से आ रहा है।
तो अगर टोटल फोर्स की बात करी जाए तो दोनों को जोड़ दीजिए। ये आपका प्लेट है। अगर इसके मोमेंटम चेंज की बात करेंगे तो ये प्लस, ये भी प्लस। प्लस कहने का मतलब ऊपर, मतलब फोटोन का मोमेंटम चेंज ऊपर, इस वजह से प्लेट का मोमेंटम चेंज नीचे। तो प्लेट पे आने वाला फोर्स नीचे, मतलब रिफ्लेक्टेड, ये एब्जॉर्प्शन वाला फोर्स भी नीचे और रिफ्लेक्टेड वाला फोर्स भी नीचे, मतलब प्लेट के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ फोर्स। तो नेट फोर्स की अगर बात कर लें, चूंकि एक ही डायरेक्शन में दोनों है इसलिए दोनों को जोड़ना पड़ जाएगा। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, आई, चलिए एफ ए लिखते हैं, आई ए डिवाइडेड बाई सी इंटू स्मॉल ए, आई ए डिवाइडेड बाई सी इंटू 2r, इसका मतलब आई ए डिवाइडेड बाई सी ए प्लस 2r। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं r प्लस आर, ए प्लस आर 1 के बराबर होता है, तो आई ए डिवाइडेड बाई सी इंटू 1 प्लस आर। ये है नेट फोर्स ऑन द प्लेट, ये नेट फोर्स है। तो क्या आप रेडिएशन प्रेशर बता सकते हैं? आप पिछला लेक्चर को देखिए, वो छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको याद हो, रेडिएशन प्रेशर फोर्स का परपेंडिकुलर टुकड़ा डिवाइडेड बाय एरिया, ये लिखवाए होंगे। मतलब एरिया को नहीं तोड़ना, एरिया जो है वैसे ही रहने दीजिए। तो एरिया तो यहाँ ए है, जो भी फोर्स है वो सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ तो पूरा का पूरा फोर्स पहले से ही सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये यहाँ पे एफ परपेंडिकुलर एफ के ही बराबर हो जाएगा। एफ हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब एफ को ए से डिवाइड कर देंगे तो ये ए कैंसिल हो जाएगा। तो आप रख के देख लीजिए, ये आ जाएगा आई डिवाइडेड बाई सी 1 प्लस आर। इस एफ को उठा के यहाँ पे रखनी है। तो इतना प्रेशर रेडिएशन की वजह से सरफेस पे आ रहा है। तो एक बार आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। किसी भी स्टेप पे अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अगले लेक्चर जब हम आएंगे तो इसको पहले आपके डाउट को ले लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से कॉपी कर लीजिए इसको। एक बार मैं देख लेता हूं कि पूरा लेक्चर आ रहा है या नहीं। पूरा, हाँ, तो अगर आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आ गया तो अभी हम लोग एक सवाल करेंगे। बिल्कुल वो भी ऐसा ही सवाल है। ये हमारे पास एक प्लेट है, फ्लैट एरिया ए, ये इंटेंसिटी आई है, वेवलेंथ लैम्डा ले लीजिए। ये एंगल थीटा है। मतलब यहां पे रेडिएशंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं है, बल्कि सरफेस के परपेंडिकुलर से थीटा एंगल बना रहा है। अगर इसका एब्जॉर्प्टिविटी ए है, एब्जॉर्प्टिविटी अगर ए है, तो क्या आप बता पाएंगे? फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट। फाइंड पहला फोर्स, बिल्कुल वही सवाल है, बस रेडिएशंस एक एंगल पे आ रहा है, मतलब फोटोन अब एक एंगल से गिर रहा है। फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट। दूसरा रेडिएशन प्रेशर। फोर्स आ गया तब तो रेडिएशन प्रेशर भी आ जाएगा। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए।
और फिर अगर आपका आंसर हो जाए, आपका अटेम्प्ट पूरा हो जाए, उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखिए कि किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम सवाल को मिटाते हैं। अब मेरा सॉल्यूशन देखिए, रेडिएशंस आ रहे हैं, मतलब फोटॉन्स आ रहे हैं। कितने फोटॉन्स एक सेकंड में आ रहे हैं वो तो हमको मालूम ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये पता कर लीजिए ना कि टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इन 1 सेकेंड। इसको अगर आप n से लिखते हैं तो n बराबर हम पहले से जानते हैं कि एक फॉर्मूला पिछले लेक्चर में पढ़े थे, I इंटू ए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एच न्यू। न्यू और लेमडा के बीच का रिलेशन तो आप हमेशा जानते हैं, c बराबर लेमडा इंटू न्यू होता है। ये तो वेव से ही आप जानते हैं, एकदम रट लीजिए। ये न्यूटन्स लॉ में जैसे F बराबर ma का यूज होता है ना, वैसे ही यहाँ पे c बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा का यूज होता है। बिल्कुल हर जगह पे इस फॉर्मूले का यूज चल रहा होगा। परपेंडिकुलर एरिया चाहिए, किसके परपेंडिकुलर? तो रेडिएशंस के परपेंडिकुलर। क्या ये सरफेस रेडिएशन के परपेंडिकुलर है? नहीं। एरिया वेक्टर किधर है? तो हम लोग पहले से जानते हैं कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इस तरफ। सरफेस आपको कैसा चाहिए? परपेंडिकुलर। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये बात हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फ्लक्स में ही बताए थे कि जब भी आपको सरफेस परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब वेक्टर को पैरेलल कर लीजिए। सरफेस परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर को पैरेलल। एरिया वेक्टर अगर इसी तरफ आ गया तो देखिए थीटा एंगल है, तब तो a cos थीटा। इसका मतलब है कि a परपेंडिकुलर को आप a cos थीटा लिखेंगे। एकदम रट लीजिए इस बात को। अगर सरफेस पर का परपेंडिकुलर होना, इसका मतलब है एरिया वेक्टर का पैरेलल होना। एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सरफेस का परपेंडिकुलर होना मतलब एरिया वेक्टर का पैरेलल होना। तो देखिए एरिया वेक्टर को रेडिएशंस के अगर पैरेलल किया जाए तो थीटा, तो इस तरफ रेडिएशन के तरफ उसका कंपोनेंट a cos थीटा, मतलब ये हो गया I a cos थीटा डिवाइडेड बाई h न्यू। एक सेकेंड में इतने फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं हमारे प्लेट पे। अच्छा, एब्जॉर्प्टिविटी A बराबर 1 कर लीजिए, मतलब 100% एब्जॉर्प्शन कर लीजिए पहले, फिर 100% रिफ्लेक्शन का एक सवाल लेंगे और फिर दोनों का सवाल लेंगे। तो यहां पे एब्जॉर्प्टिविटी A बराबर 1 कहने का सीधा मतलब है कि यहां पे रिफ्लेक्टिविटी 0 है, मतलब गिरने वाले सारे फोटोन एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, एक भी फोटोन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अब सोचिए, एक सेकेंड में इतने फोटोन गिर रहे हैं, आपको क्या निकालना है? फोर्स। फोर्स किसके बराबर होता है? एक सेकेंड में मोमेंटम कितना बदलाव हुआ? मोमेंटम क्यों बदल रहा होगा? क्योंकि अभी जब फोटोन आ रहा है तो उसके पास मोमेंटम होगा। कितना मोमेंटम होगा? अगर इंसिडेंट फोटोन के मोमेंटम की बात कर लूं तो ये h डिवाइडेड बाय लैम्डा है ना? किस तरफ? इस तरफ मोमेंटम लेके आ रहा है। जब ये एब्जॉर्ब हो गया तब तो फोटोन इधर कहीं चिपक गया, चिपक ही गया, इसका मतलब उसका फाइनल मोमेंटम 0। मतलब इस प्लेट पे आने के पहले हमारे फोटोन का लीनियर मोमेंटम h बाय लैम्डा था, वो इस डायरेक्शन में था, और एब्जॉर्ब हो जाने के बाद उसका मोमेंटम 0 हो गया। तो डेफिनेटली मोमेंटम का बदलाव हुआ मैग्नीट्यूड में। तो यहां पे मोमेंटम चेंज ऑफ 1 फोटोन, ये क्या लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कहने का मतलब 0, इनिशियल मोमेंटम कहने का मतलब, चलिए इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेते हैं, मतलब ये डायरेक्शन आपका नेगेटिव है और ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है। कोऑर्डिनेट तो अपने कन्वीनियंस के अनुसार चुन लिया जाता है।
तो इनिशियल मोमेंटम चूंकि इसी डायरेक्शन में है जिधर हमने नेगेटिव माना, मतलब ये नेगेटिव मोमेंटम लिया जाएगा, तो क्या समझा जाएगा, माइनस एच बाई लेमडा। इसका कहने का मतलब हो गया एच डिवाइडेड बाई लेमडा। ये प्लस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब इस तरफ मोमेंटम का, मतलब इस तरफ मोमेंटम का बदलाव हो रहा है फोटोन का। एक्शन रिएक्शन बराबर होते हैं, तो अगर फोटोन का मोमेंटम चेंज इस तरफ तो प्लेट का मोमेंटम चेंज इस तरफ, मतलब प्लेट पे फोर्स इधर आ रहा होगा। वैसे भी सोचिए, लॉजिक लगाइएगा, इधर से टक्कर हो रहा है तो फोर्स तो इधर ही लगेगा। अच्छा, ये अपने प्लेट पे गिरने वाले एक फोटोन का मोमेंटम चेंज है, और ऐसे ऐसे अपने प्लेट पे एक सेकंड में इतने फोटोन गिर रहे हैं। तो अगर फोर्स की बात कर ले तो यहां सारा का सारा फोर्स तो एब्जॉर्प्शन के कारण ही लगेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो है ही नहीं, जीरो, क्योंकि एब्जॉर्प्टिविटी 1 है। तो फोर्स कहने का मतलब है टोटल मोमेंटम चेंज, टोटल मोमेंटम चेंज इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में टोटल मोमेंटम का बदलाव, ये बेसिक डेफिनेशन जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं। अब एक सेकेंड में इसके ऊपर ये सारे के सारे फोटॉन्स गिर जाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टिविटी 0 है, मतलब कुछ भी रिफ्लेक्ट होना ही नहीं है, मतलब जो भी आया सब के सब एब्जॉर्ब होंगे। तो आई ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एच न्यू, इतने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो गए, और एक फोटॉन जब एब्जॉर्ब होता है तो उसमें इतने का मोमेंटम चेंज है। तो जब इतने फोटॉन एब्जॉर्ब होंगे तो टोटल इतने का मोमेंटम चेंज होगा। एक बार इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए लेमडा इंटू न्यू, ये तो सी के बराबर, तो ये आई ए डिवाइडेड बाई सी इंटू कॉस थीटा, ये है फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्ब फोटॉन। और चूंकि यहां पे रिफ्लेक्शन है ही नहीं तो एफ आर तो 0 है, तो यही नेट फोर्स भी होगा। यहां पे हम लिख सकते हैं कि एज आर इक्वल्स 0, तो देयरफॉर एफ आर तो पहले से ही 0 है। अब दूसरी बात यह है कि हमारे प्लेट पे फोर्स किधर आ रहा होगा, तो जब फोटोन इस तरफ से टक्कर कर रहा है, इनिशियल मोमेंटम, आप मोमेंटम का बदलाव देखिए, मोमेंटम का बदलाव प्लस एच बाई लेमडा है फोटोन पे, मतलब फोटोन पे मोमेंटम चेंज इस तरफ, मतलब फोटोन पे फोर्स इस तरफ लगा। और न्यूटन्स थर्ड लॉ बताता है कि एक्शन रिएक्शन बराबर होते हैं, तो फोटोन पे फोर्स इस तरफ, इस कारण से प्लेट पे फोर्स इस तरफ, मतलब इस तरफ, मतलब प्लेट पे फोर्स इस तरफ होगा। एफ ए, ये एंगल थीटा दे दिया गया था, तो ये एंगल भी थीटा दे दिया जाएगा। तो ये फोर्स है। अब जल्दी से दोबारा आप वीडियो को पॉज कीजिए और हमको बताइए कि रेडिएशन प्रेशर आप क्या लिखेंगे। वीडियो को पॉज करके पहले बनाइए, सॉल्व कीजिए इसको, और फिर ट्राई कर लेने के बाद मेरा आंसर देखिए। तो रेडिएशन प्रेशर कहने का मतलब फोर्स का परपेंडिकुलर टुकड़ा डिवाइडेड बाय एरिया। लास्ट लेक्चर को ध्यान दीजिए, यही बात बताए थे हम, फोर्स का परपेंडिकुलर टुकड़ा डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का परपेंडिकुलर टुकड़ा, इसका मतलब है इस टुकड़े की बात हो रही होगी, ये टुकड़े की बात चल रही है। सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर वाला फोर्स, ये बता पाएंगे कितना होगा, ये एंगल तो थीटा है। तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहने का मतलब है यहां पे फोर्स एब्जॉर्ब्ड इनटू कॉस थीटा, मतलब एफ ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एरिया। अक्सर बच्चे यहां गलती कर देते हैं, फोर्स बाय एरिया लगा देंगे, ये कॉस थीटा को छोड़ देते हैं। इसीलिए वीडियो को पॉज करके पहले आपको हम ट्राई करने बोले थे। अब ये आ गया है, इसको एरिया से डिवाइड करेंगे और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एरिया एरिया कटेगा, आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आई डिवाइडेड बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। ये है रेडिएशन प्रेशर। तो ये वाला स्टेप रेडिएशन प्रेशर वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मोमेंटम चेंज तो आप निकाल ही लेंगे, डायरेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट था कि ये फोर्स किधर लग रहा है। तो आपको ये सारी बातें अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप यहां पे कंसंट्रेट रहिए, एक एक बातें आपको समझ में आएगा। और कहीं भी कोई दिक्कत रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। हम जब भी कमेंट देखेंगे अगले लेक्चर में आने के बाद सबसे पहले आपके उन
डाउट्स को पहले क्लियर कर लेंगे और उसके बाद हम वीडियो आगे बढ़ाएंगे। तो ये जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए और तब तक हम सवाल को चेंज कर देते हैं। यही सवाल है, पिछला वाला सवाल ही है। अब रिफ्लेक्टिविटी 1 है। इस सवाल में a बराबर 1 था और अब r बराबर 1 है। r बराबर 1 कहने का मतलब हो गया कि अब एक भी फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। फिर से वही सवाल, मिटा देता हूं थोड़ा सा मैं। अगर आपको लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। फाइंड पहला फोर्स ऑन प्लेट, दूसरा रेडिएशन प्रेशर। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके आप देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बिना ट्राई किए आप लेक्चर आगे मत देखिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं तो आप अप्लाई करना सीखिए ना, क्योंकि जब तक आपको अप्लाई करना नहीं आएगा, हम ऐसे भले कितने सवाल कर दें, वो आपके लिए किसी काम का नहीं है। तो वीडियो को पॉज करके इस सवाल को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बार वो सवाल हो जाता है, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि पूरा बोर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है। तो देखिए कहां कहां बदलाव होगा। ट्यूब क्यों बंद हो जा रहा है भाई। देखिए कहां कहां बदलाव होगा। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इन 1 सेकेंड n, वो तो यही फॉर्मूला है, पिछले लेक्चर से ही हम लोग इसको देखे हैं। अभी तो इसका हर एक पार्ट में यूज कर रहे हैं। एरिया का परपेंडिकुलर मतलब सरफेस का परपेंडिकुलर मतलब वेक्टर को पैरेलल हो जाना मतलब a cos थीटा। तो ये वाला स्टेप तो वही का वही है। अरे भाई लाइट जो आ रहा है, तो जितना लाइट पहले आ रहा था अभी भी तो उतना ही आ रहा है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स में थोड़ा ना बदलाव हुआ है, नेचर में बदलाव हो गया कि पहले सारे फोटोन एब्जॉर्ब हो जा रहे थे और अब सारे फोटोन रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। तो अंतर यहां है, मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन बदल रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स तो उतने ही है। तो चलिए इसको थोड़ा मैं मिटाता हूं। अब देखिए यहां पे जो फोटोन इंसिडेंट हो रहे थे वो इधर से आ रहे थे। कितना मोमेंटम था उनके पास? h बाई लेमडा मोमेंटम था। h बाई लेमडा मोमेंटम। ये एंगल थीटा, तो हम कह सकते हैं ये एंगल भी थीटा। अब जो फोटोन सरफेस से टक्कर होकर भाग रहे हैं वो भी इस तरफ भाग रहे होंगे और उनका मोमेंटम भी h बाई लेमडा, मतलब ये एंगल उनके लिए भी थीटा है ना। तो टक्कर के पहले मोमेंटम फोटोन का, ये आपका फोटोन आ रहा है, ये आपका फोटोन टक्कर के बाद जा रहा है। तो टक्कर के पहले मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, टक्कर के बाद मोमेंटम इस तरफ है। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए हम लोग मोमेंटम का बदलाव या तो आप वेक्टर मेथड से निकाल लीजिए या फिर कंपोनेंट ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट h बाई लेमडा कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h बाई लेमडा साइन थीटा। एक बार इस मोमेंटम को 2 टुकड़े में बांट दिए, फिर ये बेकार हो गया। जो काम ये करता वो काम ये दोनों मिलकर करेंगे। ठीक वैसे ही रिफ्लेक्टेड वाले को भी 2 टुकड़े में बांट देते हैं
ये ऊपर के तरफ देखिए, ये थीटा है, तो इस तरफ का टुकड़ा h डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू कॉस थीटा, और ये आगे का टुकड़ा h बाई लेमडा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये फोटोन टक्कर के पहले और ये फोटोन टक्कर के बाद। हॉरिजॉन्टल की बात करी जाए तो टक्कर के पहले भी h बाई लेमडा साइन थीटा मोमेंटम था और टक्कर के बाद भी h बाई लेमडा साइन थीटा है। इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल के तरफ मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं हुआ है टक्कर के कारण। दोबारा सुनिएगा, टक्कर के पहले हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम h बाई लेमडा साइन थीटा था, टक्कर के बाद भी मोमेंटम h बाई लेमडा साइन थीटा है। इसका मतलब टक्कर हो जाने के कारण हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि ना तो मैग्नीट्यूड बदला और ना ही डायरेक्शन बदला। लेकिन अगर वर्टिकल की बात करी जाए तो वर्टिकल में पहले मोमेंटम नीचे की तरफ था और टक्कर के बाद मोमेंटम ऊपर की तरफ है। तो अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया जाए तो ये डायरेक्शन नेगेटिव, तो जो भी बदलाव हुआ है एक फोटोन के मोमेंटम में, ये वर्टिकल है। फाइनल मोमेंटम मतलब h डिवाइडेड बाई लेमडा कॉस थीटा, ये प्लस के साथ, माइनस इनिशियल मोमेंटम जो कि नीचे के डायरेक्शन में है, मतलब माइनस, तो माइनस h बाई लेमडा कॉस थीटा। इसका मतलब ये आ गया प्लस 2h बाई लेमडा कॉस थीटा, और इसका डायरेक्शन देखिएगा तो ऊपर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है ऊपर। मतलब फोटोन पे मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम चेंज ऊपर है, मतलब फोटोन पे टक्कर के कारण आने वाला फोर्स ऊपर। पर हम लोग फोर्स किस पे निकाल रहे हैं? प्लेट पे। तो थर्ड लॉ से जितना फोर्स प्लेट की वजह से फोटोन पे लगा होगा, एग्जैक्टली उतना ही फोर्स फोटोन की वजह से प्लेट पे अपोजिट डायरेक्शन में। और चूंकि फोटोन पे फोर्स ऊपर, तो अपने प्लेट पे फोर्स नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो रिफ्लेक्टेड फोटोन की वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इसके जस्ट अपोजिट, थर्ड लॉ तो यही कहता है। तो ये नीचे की तरफ हम लिख रहे हैं फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन। ठीक है, तो इतने फोटॉन्स, ये तो पिछला वाला ही रिजल्ट है। लेकिन एक फोटोन का मोमेंटम चेंज, इतना फोटोन पे मोमेंटम चेंज ऊपर, इस वजह से प्लेट पे मोमेंटम चेंज नीचे। मतलब फोटोन पे फोर्स ऊपर लगा टक्कर में, तो प्लेट पे फोर्स नीचे लगा। अब बात है कितना, तो बिल्कुल उतना ही जितना की मोमेंटम चेंज 1 सेकंड में हुआ होगा। ये है गिरने वाले फोटोन की संख्या 1 सेकंड में, और ये है एक फोटोन का मोमेंटम चेंज, मतलब 2h cos थीटा डिवाइडेड बाई लेमडा। h हो गया कैंसल, तो देखिए ये हो गया 2ia डिवाइडेड बाई c इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सारे बच्चे यहां गलती करते हैं मोमेंटम चेंज निकालने में। ये वाला स्टेप तो मैक्सिमम बच्चे सही करते हैं, लेकिन ये मोमेंटम चेंज निकालने में बहुत सारे बच्चे की गलतियां होती है, क्योंकि वो चेंज ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि वेक्टर उनके दिमाग से निकला रहता है, क्योंकि वो वेक्टर 1 साल पहले पढ़े होते हैं उनके दिमाग में, तो वेक्टर चल नहीं रहा होता उसमें। तो 11th में जो भी पढ़े थोड़ा बहुत बेसिक तो यूज होगा, तो ये वेक्टर की चीजें हैं, सबको आता होगा। अब अगर रेडिएशन प्रेशर की बात कर लें, तो रेडिएशन प्रेशर क्या है? फोर्स का परपेंडिकुलर टुकड़ा। आप देखिए ये तो पूरा का पूरा फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर ही है, तब तो यहाँ टुकड़ा लेने की जरूरत ही नहीं है, केवल Fr ही लिखना है। तो इसको a से डिवाइड कीजिए, तो ये हो गया 2i डिवाइडेड बाई c cos स्क्वायर थीटा। तो बेटा जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, जिनसे हो गया उनको बहुत बहुत बधाई। अच्छा सवाल था, सोचना था। जिनसे नहीं हुआ बेटा परेशान मत होइए, आगे से ध्यान रखिए कि आगे से आपसे सारे सवाल हो जाएं, क्योंकि अब आपने सीख लिया सारी चीजों को। तो एक बार आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। मैं मिटाता हूं। अगर आपने नहीं लिखा तो वीडियो को आप पॉज करके लिख लीजिए।
तो अभी आपके लिए एक होमवर्क है, एक नहीं 2 होमवर्क दे देते हैं। इसका एब्जॉर्बिविटी 0.2 है। तो अब बताइए फोर्स कितना होगा प्लेट पे और रेडिएशन प्रेशर कितना है। ठीक है, चलिए एक और सिंपल सवाल कर लेते हैं। ये हमारे पास कोई एक फ्लैट प्लेट है, सरफेस एरिया ए, एकदम परपेंडिकुलर लाइट आ रहा है, इंटेंसिटी आई, फ्रीक्वेंसी न्यू, वेवलेंथ लैम्डा, जिसका यूज होता है आप कर लीजिए। परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुआ है, लेकिन इसका रिफ्लेक्टिविटी 1 है। फाइंड पहला फोर्स ऑन प्लेट, फोर्स ऑन प्लेट, और दूसरा रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। ये सवाल किया हुआ है। अगर आपको याद हो तो हम यहां पे R बराबर 0.8 वाला एक सवाल किए हुए हैं। तो उसका अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो कुछ ऐसा था, IA डिवाइडेड बाई C1 प्लस R। यहाँ R बता दिया है, रख दीजिए R का वैल्यू 1। पर आप सीधे फॉर्मूला पुट नहीं कीजिएगा, आप प्रॉपर डिराइव कीजिए इसको, मतलब तरीके से कीजिए कि 1 सेकेंड में कितने फोटोन गिर रहे हैं, 1 फोटोन का मोमेंटम चेंज इतना, तो इतने फोटोन का 1 सेकेंड में मोमेंटम चेंज इतना, और 1 सेकेंड में जो मोमेंटम चेंज होता है उसी को हम फोर्स कहते हैं। इस वजह से हमारे प्लेट पे इतना फोर्स, और फोर्स आ जाए तो फोर्स का परपेंडिकुलर टुकड़ा डिवाइडेड बाय एरिया, तो रेडिएशन प्रेशर। तो आप बिल्कुल तमीज से पूरा कीजिए, और जब लास्ट में जो भी आंसर आए तो आप पहले वाले आंसर से मैच कर लीजिए, क्योंकि पहले वाले आंसर में R का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो इन दोनों को आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार। अगले क्लास में जब भी कभी होगा तो आप हमसे पूछिएगा, हम बता देंगे। अब जैसे एक बार इस तरह के सवाल बहुत बार आते रहेंगे। यह सवाल क्या है, इसको एज ए थ्योरी का पार्ट मानिए। ये मान लीजिए अपने पास कोई एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस r है, और इसके लेफ्ट साइड से इस पे रेडिएशंस इंसिडेंट हो रहे हैं। मतलब आप यूं समझिए कि एक फुटबॉल रखा हुआ है, और फुटबॉल के सामने, फुटबॉल के पीछे से आप टॉर्च जला रहे हैं, लेकिन टॉर्च में लाइट फैलता है, डाइवर्ज होता है, डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन नहीं चाहिए, पैरेलल आना चाहिए। आप कुछ ऐसा सेटअप कर दीजिए कि लाइट एकदम पैरेलल आ रहा है और सामने फुटबॉल रखा हुआ है। तो चूंकि लाइट रेडिएशंस के फॉर्म में है, और रेडिएशंस कहने का मतलब फोटोन, तो फोटोन कहने का मतलब हर एक पैकेट का एनर्जी, तो खूब सारे पैकेट जाकर फुटबॉल पे गिरेंगे। और अगर आपसे पूछे कि बताइए 1 सेकेंड में कितना एनर्जी गिर गया हमारे उस फुटबॉल पे, 1 सेकेंड में जो एनर्जी गिरता है उसको हम लोग पावर कहते हैं। तो आपसे ये पूछेगा कि पावर इंसिडेंट ऑन द सरफेस, पावर इंसिडेंट, पावर इंसिडेंट मतलब 1 सेकेंड में कितना एनर्जी इस फुटबॉल पे गिर रहा है, अगर इसका इंटेंसिटी आई है, ये देना पड़ेगा उसको। और ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये भी ध्यान रहे, आई ये कांस्टेंट है। ये वेरिएबल हो गया तब तो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। अगर वेरिएबल हो गया तो ये चीजें इंटीग्रेट करके आएगा। तो आप सीधे सी बात याद रखिएगा, पावर इंसिडेंट जब भी पूछे तो आपका आंसर होगा इंटेंसिटी इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया। अभी आप पूछेंगे कि व्हाट इज प्रोजेक्टेड एरिया। तो देखिए, अगर आप यहां पे फुटबॉल रखे हुए हैं,
इधर से लाइट आ रहा है और पीछे कोई दीवार है, तो उस दीवार पे एक परछाई बनेगा, उसी परछाई को हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, जैसे अभी हम इधर खड़े हैं यहाँ बोर्ड के सामने, और सामने से अगर कोई लाइट जलाए तो जो मेरे शरीर का हिस्सा है वो लाइट को रोक लेगा, इस वजह से पीछे बोर्ड पे एक परछाई बन जाएगा। उस परछाई का जो एरिया होगा वही मेरा मतलब एनकेवी का प्रोजेक्टेड एरिया माना जाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर स्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया निकालना है तो उसको दीवार के आगे रख दीजिए और उसके सामने से लाइट को आने दीजिए, और दीवार पे देखिए कितना छाया बन गया। जो भी शैडो परछाई बन गया उसी के एरिया को हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया कहते हैं। तो अब सोचिए कि अगर फुटबॉल रखा हुआ है और सामने से लाइट आ रहा है, तब तो वहां पे केवल एक गोला बनेगा ना, सर्कल। और अगर सर्कल हो गया तो इस केस में आप बता पाएंगे प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा? उस सर्कल का रेडियस कितना होगा? r। तो यहां पे प्रोजेक्टेड एरिया है पाई r स्क्वायर। मतलब अगर कांस्टेंट इंटेंसिटी का पैरेलल बीम किसी स्फेरिकल सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो इंसिडेंट पावर I इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है? अब सोचिए, अगर यहां पे हमारे पास कोई एक कोन है, कोन मतलब जिसमें आप आइसक्रीम खाते हैं, इसका बेस रेडियस कैपिटल R और इसका हाइट हम एज्यूम कर रहे हैं h। ये कोन है, जैसे कागज लीजिए और जिसमें उसको गोल कर दीजिए ऐसे, वो कोन ऐसे रखा हुआ है। 3D में है ये, बोर्ड पे तो 2D ही बनेगा। अब सोचिए इधर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट जिसका की इंटेंसिटी कांस्टेंट है I, ये इंसिडेंट होता है। तो इंसिडेंट होना मतलब पावर का इंसिडेंट होना। पावर तो अब बताइए कितना पावर बनेगा? तो सबसे पहले तो आप इसका परछाई बनाइए। अगर यहां पे एक कोन रख देते हैं तो दीवार पे परछाई कैसा बनेगा? दीवार पे परछाई तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, इस तरीके का एक ट्रायंगल बन जाएगा दीवार पे परछाई, जहां पे ये ट्रायंगल का हाइट h के बराबर हो जाएगा और ये ट्रायंगल का बेस 2r के बराबर होगा। यही परछाई दीवार पे बनेगा। तो इंसिडेंट पावर क्या लिखेंगे आप? इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो वेरिएबल होगा, तब इंटीग्रेट करके बनेगा। अभी इसको हम इंटीग्रेट करके दिखाएंगे भी कि इतना क्यों है, क्योंकि मैथ वाले बच्चों में ये बात जानना पड़ेगा। जो बच्चे नीट के हैं, मेडिकल के हैं, वो तो सीधे फॉर्मूला आप रटिए, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं जाएगा आपका। पर बहुत बार मैथ वाले के साथ ऐसा हो जाता है ना कि जो एडवांस में बैठेंगे वहां पे इंटेंसिटी को वेरिएबल कर देगा, तब तो आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे ना। फिर तो आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, उस छोटे से एलिमेंट पे पहले आपको पावर निकालना पड़ेगा और फिर उसको पूरे इंटरवल में जाकर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका आंसर आएगा। तो अभी इसको हम प्रूफ करके देखेंगे भी, खास करके मैथ वाले बच्चे के लिए जो एडवांस के लिए बैठेंगे। पावर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया मतलब इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ गुने बेस इनटू हाइट। 2 खत्म हो गया, ये इंटेंसिटी रेडियस h। तो अगर फुटबॉल होता तो ये है इंसिडेंट पावर, अगर कोन होता तो ये है इंसिडेंट पावर। अगर सामने एनकेवी खड़ा हो जाता तो एनकेवी का पीछे शैडो वाला एरिया निकाल लीजिए, अगर निकाल सकते हैं तो उसको I से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो मेरे ऊपर आने वाला इंसिडेंट पावर। मतलब 1 सेकंड में इतना एनर्जी मेरे ऊपर गिर रहा है। तो एक बार आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए और अभी इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। ये प्रूफ जरूरी है मैथ वाले बच्चों के लिए, बायो वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो मैथ वाले बच्चों का ये वाला लेक्चर यहाँ पे खत्म हो चुका है, सॉरी बायो वाले बच्चों का ये वाला लेक्चर यहाँ पे खत्म हो चुका है। जो बच्चे मैथ के हैं वो अभी रुकेंगे और अभी देखेंगे कि इसको कैसे आप मैथमेटिक्स से निकालेंगे। वीडियो को आप पॉज करके लिख लीजिएगा अगर आपने नहीं लिखा है तो। पर मैं देख लेता हूँ क्या आ रहा है। हाँ, सब कुछ आ रहा है। तो जो बच्चे नीट के हैं उनका लेक्चर खत्म हो गया, जो बच्चे मैथ्स के हैं उनका लेक्चर भी चालू है। अब देखिए
अगर ये सवाल रहता और हमको ये फॉर्मूला मालूम नहीं रहता, ये सब फॉर्मूला हमको नहीं मालूम है, तो हम लोग इंसिडेंट पावर कैसे निकाल रहे होते? तो याद कीजिए, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, है ना? अगर एलिमेंटल एरिया होगा तो एनर्जी भी बहुत छोटा होगा। एनर्जी बाय टाइम, ये तो पावर होता है। एनर्जी बाय टाइम ये पावर होता है, तो पावर डिवाइडेड बाय डीए, मतलब छोटा सा पावर, ये डीपी, सॉरी टाइम को टी लिखिए, तो छोटा सा एनर्जी बाय टाइम, तो ये छोटा सा पावर हो जाएगा डीपी। डीपी, तो इंटेंसिटी को आप लिख सकते हैं डीपी डिवाइडेड बाय डीए। इसका मतलब छोटा सा पावर इंटेंसिटी इंटू डीए। तो अगर कंप्लीट पावर चाहिए तो चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए चुपचाप इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो आई इंटू डीए को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैथ्स वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर इंटेंसिटी वेरिएबल दे दिया तो वैसे केस में वो टर्म यहां लिखना पड़ेगा और फिर उसको प्रॉपर लिमिट लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एलिमेंट देखिए तो क्या है? एरिया वेक्टर। क्या एरिया वेक्टर लेना आता है? बिल्कुल आता है एरिया वेक्टर लेना सर। एरिया वेक्टर जैसे एक स्फीयर में सारे के सारे रेडिएशन चूंकि सरफेस पे गिरेंगे तो सरफेस पे एक एरिया लेना है, यही करना है ना। तो सरफेस पे एलिमेंट अगर काटना हो तो कैसे करते हैं? यहां से थीटा एंगल पे जाकर एक पतला सा पट्टी काट लेते हैं, यहां से थीटा एंगल पे जाकर एक पतला सा पट्टी काट लेंगे। इस तरह के सवाल बहुत बार हो चुके हैं। 11th में अगर बात करेंगे तो सेंटर ऑफ मास में भी हुआ, सरफेस पे एलिमेंट लेना स्फेरिकल सरफेस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हुआ, आप यहां भी देख रहे हैं। तो ये एक एलिमेंट काट लिया गया, ये इसकी चौड़ाई थीटा का इंक्रीमेंट डी थीटा, इस वजह से यहाँ जो ये पट्टी बनेगा, ये जो पट्टी बनेगा ना यहाँ पे, ये छोटा सा पट्टी, ये वाला पट्टी, इसका लेंथ हो जाएगा आर डी थीटा। अब सोचिए, चूंकि इसका रेडियस आर, ये एंगल थीटा, तो इस पट्टी का रेडियस हो जाएगा आर साइन थीटा। ये जो आपका रिंग बना हुआ है ना, ये सेडेड सा रिंग, ये इस तरह की चीजें बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये थीटा, तो ये आर कॉस थीटा और ये लेंथ आर साइन थीटा, मतलब ये वाला लेंथ जो निकल के आ रहा है, अरे ये क्या हो गया इसको ये वाला जो लेंथ निकल के आ रहा है, ये रेडियस निकल के आ रहा है आर साइन थीटा। तो क्या आप डी ए बता पाएंगे? डी ए कहने का मतलब इस शेडेड रिंग का एरिया, और रिंग का एरिया होता है सरकमफ्रेंस इनटू विड्थ। अब याद आया होगा, सरकमफ्रेंस इनटू विड्थ। सरकमफ्रेंस जिसका रेडियस कितना है? आर साइन थीटा। ये पूरा ही रिंग कंप्लीट है, तो इस वजह से सरकमफ्रेंस 2 पाई आर साइन थीटा। विड्थ की बात कर लूं तो ये है आर डी थीटा। तो ये हो गया छोटा सा एरिया शेडेड स्ट्रिप का। चूंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी को आप बाहर ले आइए। अच्छा, एक और बात, एरिया वेक्टर किस तरफ है? एरिया वेक्टर इस तरफ है, ये छोटा सा एरिया वेक्टर है, और ये एंगल कितना है? ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी आपका थीटा है। हम लोग क्या चाहिए? पावर। पावर के लिए क्या करना होगा?
डी ए, अच्छा यहाँ पे डी ए को परपेंडिकुलर लिया जाता है। डी ए को कैसा लिया जाता है? परपेंडिकुलर। आप फॉर्मूले में देख सकते हैं, पहले लेक्चर में भी करवाया गया है इसको। तो एरिया आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये सरफेस एरिया परपेंडिकुलर। सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर होना, इसका मतलब है कि वेक्टर का पैरेलल होना, और ये वेक्टर का पैरेलल टुकड़ा कहने का मतलब इस तरफ तोड़ना पड़ेगा इंटेंसिटी की तरफ, जिस तरफ थीटा एंगल है, मतलब डी ए कॉस थीटा। इसका मतलब ये वाला हिस्सा आ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, यहां से कॉस थीटा इंटू डी थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आ गया आंसर। 2 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आई को बाहर रखिए, आई पाई आर स्क्वायर, ये हो गया साइन 2 थीटा डी थीटा। लिमिट की बारी, थीटा को कहां से कहां तक बदलूं ताकि ये पूरा का पूरा कवर हो जाए। तो सबसे पहली बात तो आपको यही सोचना है कि लाइट तो केवल आधे हिस्से में गिरेगा, इधर नहीं भी होता तो भी तो लाइट इधर नहीं गिर रहा होता। तो इंसिडेंट तो केवल पहले हाफ में होना है, तो पहले हाफ के लिए थीटा यहां से 90 चला जाए, मतलब 0 से 90। बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा सर -90 से +90 क्यों नहीं लिए? तो बेटा ऐसा है कि जब हम थीटा एंगल लिए हैं तो क्या केवल ऊपर रिंग बना या नीचे भी बन गया? नीचे भी बन गया ना, तो केवल यहां पे बना दो ना, ऊपर बनाते जाओगे नीचे तो अपने आप बनता जाता है। तो ये पहला वाला हिस्सा, आधा हिस्सा कवर करने के लिए लिमिट तो 0 से 90 चले जाएंगे, तो ऊपर वाला कवर मतलब ये नीचे वाला भी ऑटोमेटिक कवर। अब चूंकि आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये 1 आ रहा होगा और आपका हिस्सा पाई आर स्क्वायर। अगर इंटेंसिटी वेरिएबल होता तो इंटेंसिटी को बाहर नहीं निकाल के यहीं पे रखते और इंटीग्रेशन कुछ बदल गया होता, आपका आंसर बदल गया होता। तो मैथ्स वाले बच्चों को ये चीज आनी चाहिए, नीट वाले को जरूरत नहीं है, उनको केवल फॉर्मूला याद रहे तो भी काम चल जाएगा। तो एक बार आप जल्दी से इसको देख लीजिए, अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट करके। अगले लेक्चर में जब भी आएंगे तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए और दिस इज वेयर आई एम लर्निंग माई क्लास। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।